नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ अक्षय। उत्तर प्रदेश की बिगड़ी कानून व्यवस्था सरकार के लिए एक बड़ी मुश्किल बनती जा रही। मुख्यमंत्री की बार बार चेतावनी के बाद भी हालात में सुधार न होने से विपक्षी पार्टियों को सरकार पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। विपक्ष सरकार के इकबाल पर न सिर्फ सवाल उठा रहा है बल्कि तंज भी कसे जा रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री ने शनिवार को 5 मंडलों के अधिकारियों की क्लास लेने का फैसला किया, जिसमें कानून व्यवस्था पर खासतौर पर सवाल जवाब किए जाएंगे। साथ ही विकास कार्यों की समीक्षा भी की जाएगी। यानी कह सकते हैं कि बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री ने अब खुद मोर्चा संभाल लिया है। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि मुख्यमंत्री की चेतावनी को आपराधिक मानसिकता के लोगों ने क्या न्योता समझ लिया है? क्या बदमाश सरकार को खुली चुनौती दे रहे हैं? ताबड़तोड़ तबादलों के बावजूद आखिर कानून व्यवस्था पटरी पर क्यों नहीं लौट पा रही? क्या कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार की हनक कमजोर हुई? आखिर कैसे योगी आदित्यनाथ की कोशिशें रंग लाएंगी? कैसे यूपी की जनता से बेहतर कानून व्यवस्था देने का बीजेपी का वादा पूरा होगा? आज लोकतंत्र में एक बार फिर हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। यहाँ तो प्रदेश में जटिल होती कानून व्यवस्था सरकार के लिए चिंता का सबब बनी हुई है और इस चिंता से मुक्ति पाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ कई बार बैठकें भी कर चुके हैं। बावजूद इसके नतीजा कुछ खास देखने को नहीं मिला। अब कल यानी कि शनिवार को मुख्यमंत्री एक बार फिर कलेक्ट्रेट सभागार में 5 मंडलों के अधिकारियों की क्लास लेने जा रहे हैं, जिसमें कानून व्यवस्था पर अधिकारियों से सवाल जवाब होंगे। साथ ही विकास कार्यों की समीक्षा भी की जाएगी। जिसको नहीं है कानून पर भरोसा, वो छोड़ दे उत्तर प्रदेश की सीमा। हम लोग पहले ही इस बात का आग्रह कर चुके हैं कि जिन्हें कानून के राज में विश्वास नहीं, वे कृपया उत्तर प्रदेश को अवश्य छोड़ दें। कानून हाथ में लेने का प्रयास करोगे तो कानून सख्ती से करेगा अपना काम। हम लोग प्यार से एक बार 2 बार समझाएंगे, लेकिन कोई कानून को हाथ में लेने का प्रयास करेगा तो फिर सख्ती के साथ कानून अपना कार्य प्रारंभ करेगा। कुछ ऐसे ही सख्त लिहाज में सीएम योगी ने अपराधियों को चेतावनी दी थी और जनता के अंदर ये विश्वास जगाने की कोशिश की थी कि अब राज्य में कानून का राज कायम होगा। पर प्रदेश में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को देखकर ऐसा लगता है मानो अपराधियों ने सीएम योगी की इस चेतावनी को न्योता समझ लिया हो और यूपी में ही अपराध के शिखर पर कायम होने की संभावनाएं तलाश रहे हों। कहने को तो अभी सीएम योगी की सरकार बने हुए करीब 2.5 महीना हुआ है और विपक्ष ने भी कहा है कि 6 महीने का वक्त वो सरकार को देना चाहते हैं। पर जिस रफ्तार से अपराध प्रदेश में बढ़ा है, विपक्ष के सरकार पर हमले और सीएम योगी की चिंताएं बढ़ गई हैं। शायद यही वजह है कि सीएम योगी ने अब कानून व्यवस्था को बेहतर करने की बागडोर खुद संभालने का मन बना लिया है। सीएम योगी 10 जून को कलेक्ट्रेट स्थित एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में 5 मंडलों की समीक्षा बैठक करेंगे और कानून व्यवस्था सहित कई मुद्दों पर समीक्षा बैठक करेंगे। इस वक्त हम इस सभागार में खड़े हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ इस सभागार में बैठेंगे और अधिकारियों की मीटिंग लेंगे। एपीजे अब्दुल कलाम सभागार लखनऊ है ये और यहाँ डीएम ऑफिस है। यहाँ पर तमाम ज़िले के अधिकारियों के साथ तमाम लोगों से बातचीत की जाएगी, समीक्षा की जाएगी। समीक्षा के मूल बिंदु जो हैं वो होंगे कानून व्यवस्था, जो अहम मायने में सबसे ज़्यादा खास माना जा रहा है। जघन्य अपराध होने पर सीनियर अफसरों का भ्रमण और डीएम और एसएसपी को बड़ी घटनाओं पर संज्ञान के साथ शासन को मिलने वाली जानकारी देना, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। गर्मी के मौसम में यूपी में कानून को इस कदर लू लगी है कि ऐसा पहली बार हो रहा है जब कोई मुख्यमंत्री कलेक्ट्रेट में पहुंचकर कानून व्यवस्था और विकास के मुद्दे पर अधिकारियों की क्लास लेगा। लगता है हाल की घटनाओं को देखते हुए योगी जी को अपने उन अधिकारियों पर भरोसा नहीं रह गया है जो उनके सामने नंबर बढ़वाने के चक्कर में कभी शहीदों का अपमान करते हैं तो कभी दलितों को साबुन शैम्पू बांटकर सीएम की छवि खराब करते हैं। वहीं विपक्ष का कहना है कि ना तो कानून व्यवस्था की धमक बची और न ही योगी की हनक बची। आज 2 दिन से सीतापुर बंद है। आप लखनऊ की समीक्षा करने जा रहे हैं। सीतापुर भी तो लखनऊ डिवीजन में ही है। तो पहले सीतापुर की हालात सामान्य करते तब जाके लखनऊ कलेक्ट्रेट में बैठते तो बेहतर। कानून व्यवस्था के बारे में और शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था सभी को लेकर के जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संकल्प है सुशासन देने का, उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त प्रदेश बनाने का जो उनका संकल्प है, उसको लेकर के वो समीक्षा बैठक कर रहे हैं। प्रदेश में कब स्थापित होगा सुशासन, कब सुधरेगी कानून व्यवस्था, कब लगेगी गुंडों पर लगाम, इन तमाम सवालों के जवाब सीएम योगी को ढूंढने होंगे। अब समय आ गया है कि मुख्यमंत्री राज्य की जनता का कानून में विश्वास जगाएं, वो जनता जो प्रचंड बहुमत के साथ उन्हें सत्ता में लाई है।
हिमांशु दीक्षित, APN। तो उत्तर प्रदेश की बिगड़ी कानून व्यवस्था सरकार के लिए एक बड़ी मुश्किल बनती जा रही। मुख्यमंत्री की बार बार चेतावनी के बाद भी हालात में सुधार न होने से विपक्षी पार्टियां जहां सरकार पर निशाना साध रही हैं, विपक्ष सरकार के इकबाल पर न सिर्फ सवाल उठा रहा है बल्कि तंज भी कसे जा रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री ने शनिवार को 5 मंडलों के अधिकारियों की क्लास लेने का फैसला किया है, जिसमें खासतौर पर चर्चा होगी कानून व्यवस्था की। इस पर सवाल जवाब किए जाएंगे और साथ ही विकास कार्यों की समीक्षा भी की जाएगी। आखिर क्यों कानून व्यवस्था पटरी पर नहीं आ पा रही है और जो जतन किए जा रहे हैं उनका कोई सार्थक परिणाम क्यों नहीं निकल पा रहा है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के मेहमानों से। मेरे साथ नोएडा से राजकुमार भाटी जी हैं, आप नेता हैं समाजवादी पार्टी। लखनऊ से 5 खास मेहमान हैं। आनंद लाल बनर्जी हैं, आप पूर्व DGP उत्तर प्रदेश हैं। सिद्धार्थ श्रीवास्तव जी हैं, आप कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं। रतनमणि लाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। साथ ही रिटायर्ड IAS कैप्टन द्विवेदी जी हमारे साथ हैं और सरकार का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर चंद्रमोहन हमारे साथ मौजूद हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। डॉक्टर चंद्रमोहन, शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा। अब आप लोग भी स्वीकार कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था सरकार के लिए एक चुनौती है, कम से कम आज की डेट में। देखिए, उत्तर प्रदेश में सुशासन आए, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था कायम हो, ये संकल्प लेकर हम उत्तर प्रदेश में आए हैं। हमने जनता के सामने संकल्प लिया है और उस संकल्प के लिए हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी दिन रात काम कर रहे हैं और आज उत्तर प्रदेश के में लगातार हालात में सुधार हो रहे हैं। जिस प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज नहीं थी, कोई व्यवस्था नहीं थी, पुलिस पिट रही थी, पुलिस पर हमले हो रहे थे, दिन में पुलिस को दौड़ाया जा रहा था, रात में मारा जा रहा था, जहां जवाहरबाग कांड हो रहे थे, जहां जियाउल हक की हत्या हो रही थी, जहां मनोज मिश्रा की हत्या हो रही थी, जहां पत्रकार की हत्या हो रही थी, तो जहां अराजकता ही अराजकता थी, उस अराजकता के बीच में से भारतीय जनता पार्टी को जनता ने चुना है और भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारी के साथ में पूरी प्रदेश की सरकार और पूरी शिद्दत के साथ में लगातार कानून व्यवस्था कायम करने का काम किया जा रहा है। पूरी साजिशें हो रही हैं, षड्यंत्र हो रहे हैं। उन साजिश और षड्यंत्रों के बावजूद हम लगातार कानून का राज स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश का शासन और प्रशासन एकमुश्त होकर काम कर रहा है। राजकुमार भाटी, कुछ कहना चाहेंगे? निशाने पर आपकी सरकार है कि विरासत में बिगड़ी कानून व्यवस्था मिली है जिसको दुरुस्त करने में वक्त लगेगा। देखिए, किसी भी सरकार की और किसी भी पार्टी की सबसे बड़ी कमजोरी होती है कि अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी थोप दो। हमारी सरकार जा चुकी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था को संभालना। आज 80 दिन बीत जाने के बाद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी को याद आई कानून व्यवस्था की और वो समीक्षा करने बैठेंगे कल, जैसा आप बता रहे हैं। इसके लिए उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी इसमें सफल हों, उनका अधिकारियों पर शिकंजा कसा जाए और कानून व्यवस्था पटरी पे आए, अपराध रुकें। ये हमारी शुभकामनाएं मुख्यमंत्री के साथ हैं और सरकार के साथ हैं। लेकिन किस कानून व्यवस्था के लिए समीक्षा रोजाना करने की जरूरत होती है। जब कोई बड़ी घटना घटती है तो उसकी समीक्षा डे बाय डे की जाती है, घंटे दर घंटे की जाती है। जेवर में इतनी बड़ी घटना गौतम बुद्ध नगर जिले में हुई, 4 महिलाओं के साथ रेप हुआ, 1 मर्डर हो गया। उसके बाद न तो सरकार पीड़ितों के आंसू पहुंचती हुई नजर आई, न तो पीड़ित पक्ष के साथ खड़ा कोई नजर आया। उल्टे पुलिस ने बयान दे दिया, पुलिस कप्तान ने, कि कोई रेप नहीं हुआ। उनके जले पर नमक और छिड़कते रहे और उस केस को अभी तक खोल नहीं पाए हैं। मथुरा का केस भी खोला गया, मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं खुला है। अगर ठीक खुला होता तो 4 करोड़ की ज्वेलरी लूटी गई थी, उसमें से केवल 20 लाख की बरामदगी हुई है। अगर आपने अपराधी गिरफ्तार कर लिए हैं तो फिर बाकी 3 करोड़ 80 लाख की ज्वेलरी कहाँ है? जब तीसरे चौथे दिन आपने अपराधी गिरफ्तार कर लिए तो इतनी जल्दी वो ज्वेलरी को कहीं खा तो गए नहीं, कहीं हजम तो कर नहीं गए, किसी सुनार को बेची होगी या कहीं पर रख रखी होगी, तो उससे शक होता है कि कहीं ये केस फर्जी खुला है। तो इस तरह की घटनाएं सहारनपुर को ठीक से संभाल नहीं पा रहे हैं। सहारनपुर में एक समुदाय विशेष को निशाना बनाया जा रहा है सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से। उन्हें अपराधी बताया जा रहा है, उन्हें नक्सलाइट बताया जा रहा है, उन्हें आतंकवादी बताया जा रहा है, जबकि उन्हीं लोगों के घर जलाए गए, उन्हीं के ऊपर हमले हुए, उन्हीं को मारा पीटा गया
और उन्हीं को उल्टे दोषी ठहराया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार से संभाली नहीं जा रही है, ये आज का सच है। और कल की मीटिंग के बाद संभल जाए तो हम बहुत खुश होंगे। चलिए, यानी ये जो तमाम वजह आपने साथ बताई, इसकी वजह से आपको लगता है कि योगी सरकार कानून व्यवस्था के मुद्दे पर फिलहाल आज की तारीख तक फेल नजर आती है। आनंद लाल बनर्जी जी, मैं आपके पास आता हूं, कहां पर दिक्कत आ रही है? कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने पर तमाम जतन किए जा रहे हैं, ये जतन आखिर काम क्यों नहीं आ पा रहे हैं? अक्षय जी, 2-3 चीजें कहना चाहूंगा जी। सबसे पहले ये कहूंगा कि ये जो योगी जी जो मीटिंग कर रहे हैं, ये आमतौर पर हर मुख्यमंत्री या तो पूरे राज्य व्यापी स्तर पे करते हैं लखनऊ में, या अलग अलग कमिश्नरियों में जाके वहां पे वो ये बैठक करते हैं। नंबर 1। नंबर 2, आपने ये समझ लिया है या आप इस बात को बार बार प्रसारित कर रहे हैं, और यह संभवतः गलत है कि यह बैठक केवल कानून व्यवस्था के संबंध में है। नहीं सर, हमने ये भी बताया कि विकास कार्यों की समीक्षा बैठक भी होगी, लेकिन प्रमुख एजेंडे में कानून व्यवस्था होगी। देखिए, जो एजेंडा है उसमें अगर आप प्रमुख समझेंगे तो जो विकास की बातें हैं वो भी हैं, और कानून व्यवस्था उसका किसी भी इस तरह की मीटिंग का, मैं कई बार ऐसी मीटिंगों में जा चुका हूं, कई बार ऐसी मीटिंग अटेंड कर चुका हूं, उसमें ये मुश्किल से 5 से 10% का होता है। इतने सारी और चीजें हैं विकास की, हेल्थ है, वाटर है, म्युनिसिपैलिटी है, पीडब्ल्यूडी है, इरिगेशन है, इतनी सारी क्या कहते हैं डिपार्टमेंट है। ये पूरे 5 कमिश्नरी के इन सारे अधिकारियों के इन सारे विभागों का एक ये ओवरऑल पर्सपेक्टिव है। नंबर 1, अगर आप ये जो मीटिंग जो कर रहे हैं, ये जो इस प्रकार का जो सभागार में बैठ के इन अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी, ये बहुत आवश्यक है। ये पहले भी होता आया है, अब भी हो रहा है, और इसका हम स्वागत करते हैं, इसका स्वागत होना भी चाहिए। इससे जो कॉबवेब्स लगे हैं, जो जाले पड़े होते हैं विभिन्न जगहों पे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आंसर होता है, इसमें पिछले जो काम हुए उसका अंकलन किया जाता है, उसमें काफी कुछ सुधार हो जाता है। दूसरी बात है कि मेरा मुखिया क्या चाहता है, हम रोज रोज जरूर सुनते हैं, मगर हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं कि मेरा मुखिया क्या चाहता है, वो क्या कह रहा है, और हमको किस प्रकार से उसको अमल में लाना है। ये सारी बातें हैं। ये केवल लॉ एंड ऑर्डर के लिए नहीं है, ये अन्य विभागों के लिए भी है। बहुत स्पष्ट आदेश आपको मिल जाएंगे, क्या लैकिंग है, क्या कमी है, उसको वहां पूरी कर सकते हैं। तो इसलिए केवल इसको कानून व्यवस्था के मुद्दे पर मत लाइए। नंबर 2, मैंने इसमें मुख्य रूप से कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छा समय है, सारे अधिकारी यहां होंगे, कानून व्यवस्था से संबंधित जितने भी अधिकारी हैं सभी होंगे, जो मुख्य रूप से जो लीडर्स हैं, और उनके समक्ष साफ कर दिया जाएगा कि क्या अपेक्षाएं हैं और किस प्रकार से काम करना है। और उसके बाद इसको ये भी टाइम बाउंड रिव्यू इसमें होना चाहिए, जैसे इससे पहले भी होता था। प्रशासन इसका टाइम बाउंड रिव्यू करता था, अगर इनको कोई टारगेट दिया गया तो उसको कैसे अचीव किया या नहीं किया, नहीं किया तो क्यों नहीं किया, और नहीं किया तो एक्शन किस पे हुआ, इन सारी चीजों को देखना जरूरी होगा। कैप्टन द्विवेदी जी, मैं आपके पास आता हूं। ये ठीक बात है, जैसा अभी आनंद लाल बनर्जी कह रहे हैं कि ये जाले हटाने की कोशिशें होती हैं, इस तरह की बैठकें पहले भी होती रही हैं, है ना, बैठकें होनी भी चाहिए, लेकिन इन बैठकों का कुछ निष्कर्ष भी निकलना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में उत्तर प्रदेश में अगर सबसे बड़ा कोई मुद्दा है तो वो कानून व्यवस्था का ही है। अक्षय, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये जो रिव्यू मीटिंग्स होती हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पे, जैसा कि बनर्जी साहब ने कहा, उसमें मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि उसमें बेसिक इशू या थ्रस्ट जो होता है वो ये होता है कि शासन की प्राथमिकताएं क्या हैं और उसको हम कैसे अचीव करेंगे, क्या हमारी योजनाएं हैं, क्या हमारी प्लान है। अब इसके 2 पार्ट हो जाते हैं, एक पार्ट होता है डेवलपमेंट का और दूसरा पार्ट होता है लॉ एंड ऑर्डर का। डेवलपमेंट में बहुत सारी भविष्य की योजनाएं हैं उत्तर प्रदेश सरकार के सामने, जिनको कैसे अचीव किया जाएगा जिला स्तर पे या फील्ड स्तर पे, इसके बारे में विभिन्न लेवल्स पे चीफ सेक्रेटरी साहब, एपीसी साहब
और प्रमुख सचिव जो संबंधित विभाग के होंगे वो अपना पक्ष रखते हैं और उसके बाद वो मैंडेट मिलता है मुख्यमंत्री जी की तरफ से कि इसको इन चरणबद्ध तरीकों से पूरा किया जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर इशू जैसा कह रहे हैं बड़ा बर्निंग इशू इस समय हो गया है और पिछले 2-2.5 महीनों में जैसा कि आपके चैनल पे हम लोग कई बार बैठ के इसको रिव्यू भी किए हैं, डिस्कस भी किए हैं, तो इसके बारे में भी यह समझा जा रहा है कि सरकार की प्रमुख प्राथमिकता ये होगी और कल ये एक मैंडेट मिल सकता है फील्ड के अधिकारियों को कि इसको जो लोग हैंडल करेंगे वो बहुत सीरियसली इसको देखें और घटनाएं अगर इस प्रकार की होंगी उसकी पुनरावृत्ति होती है तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन भी किया जा सकता है। इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा जी, लंबा सरकारी अनुभव रहा है हम लोगों को लॉ एंड ऑर्डर से कि थोड़ा सा माननीय मुख्यमंत्री जी को और सत्ता से जुड़े जो भी लोग हैं उनको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि उनके कार्यकर्ता, उनके जो ग्राउंड लेवल पे लोग हैं वो भी निरंकुश न हो, इसको जरा ध्यान में रखा जाए। यद्यपि यह सरकार बनी तो इसमें यह रखा गया कि हम कार्डर बेस्ड पार्टी हैं, हम बहुत डिसिप्लिन पार्टी हैं, लेकिन पिछले 2-2.5 महीनों में जो चीजें दिखाई दे रही हैं उससे ग्राउंड लेवल पे फील्ड में पुलिस का मोराल निश्चित रूप से कुछ काफी जगहों पे डाउन हुआ है और इसको जब तक आप मोराल अप नहीं करेंगे, जब तक उनकी प्रतिबद्धता नहीं निर्धारित करेंगे तब तक ग्राउंड पे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। नहीं तो ये क्या प्रतिबद्धता निर्धारित करने के लिए अब इस तरह की बैठक हो रही है जैसा एल बनर्जी साहब भी कह रहे हैं। सिद्धार्थपुरी श्रीवास्तव जी, मैं आपके पास आता हूं। ये मान लिया जाए कि सरकार अभी समझ रही है कि किस तरह से कानून व्यवस्था को पटरी पर लाना है, कैसे विकास कार्यों को आगे बढ़ाना है, अब शुरुआत कर रही है सरकार। अच्छा जी, आपने सबकी बातों को सुना। मेरा कहना है कि मुख्यमंत्री जी जब ओथ लिए और ओथ लेने के बाद उन्होंने तुरंत 2 एजेंडा उत्तर प्रदेश में लाया, रोमियो, एंटी रोमियो, बूचड़खाना। 15 दिन हाइप मिला उनको मीडिया में, हर तरफ हाहाकार मचने लगा। धीरे धीरे पुलिस भी निरंकुश होने लगी। मुख्यमंत्री को भी अपील करना पड़ा कि भाई आप छेड़छाड़ मत करिए लोगों के साथ, पब्लिक के साथ, आप देख के करिए। 2 इशूज के बाद सीधे घटना घटती है सहारनपुर की, मथुरा की, सीतापुर अभी है, गोरखपुर में व्यापारी को उनके अपने जनपद में स्वतः व्यापारी को गोली मार करके पैसे लूट लिए गए। इलाहाबाद में घटना इसी तरह की घटी कि रेप हुआ, बच्चियों के साथ, मां के साथ, बाप को भी मार के एक कमरे में मार डाला गया। मेरा कहना यह है सिर्फ कि मुख्यमंत्री भी उसी रूप से निकल के आए हैं। कानून व्यवस्था से उन्होंने खूब खेला है। जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते गोरखपुर में, इस तरह की सांप्रदायिक उन्माद जब फैलते थे, पुलिस जब उस पर अंकुश लगाने की कोशिश करती थी तो छकाते थे किस तरह से आजमगढ़ तक, पडरौना, कुशीनगर तक, पूर्वांचल के तमाम जनपदों में इन्होंने छकाया है। इन्हें मालूम है कि पुलिस कैसे वर्क करती है। मुख्यमंत्री कोई नए नहीं है, इनका अभी तजुर्बा है पार्लियामेंट के अंदर बाहर पब्लिक के बीच में आने जाने का। मेरा कहना है कि जब आप तमाम अपील किए, तमाम बातों को आपने लाया एजेंडा अधिकारियों के सामने, और फिर जब आपका वो नहीं चला तो आपने डीजीपी को बदल दिया, आपने आईएएस आईपीएस को बड़े पैमाने पे बदला और आपको लगा कि कानून व्यवस्था इससे सुधर जाएगा। आप बैठक करेंगे, आपको राइट है बैठक करने का। आप समझिए, जानिए कि कहां से गलतियां हो रही हैं, कौन से अधिकारी जो है इस पे निरंकुश नहीं कर पा रहे हैं इस चीज को। सहारनपुर में यदि एसएसपी के घर में घुस के लोग मार रहे हैं और कर रहे हैं, और गौशाले में अगर जान बचाई जा रही है उनके ट्रांसफर कर दिए जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आप देखिएगा उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बड़े भयावह स्थिति में है। विकास की बात कुछ नहीं है। अभी 60 दिन 80 दिन में क्या विकास के एजेंडे को लाएंगे, कौन से काम करेंगे? अभी पीछे के एजेंडे की जांच हो रही है। जो सरकार पीछे थी उसकी जांच हो रही है, चाहे रिवर फ्रंट का हो, चाहे उसके पास मायावती के समय में पत्थरें जो लगी थी उसकी जांच हो रही है। सरकार में बैठे मंत्रियों ने
किस तरीके से ऑफिसों में जाके चेकिंग किया और जाले साफ किए, फलाना साफ किया, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पे कोई चीजें नहीं हुई। और मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं, सचिवालय की स्थिति यह हो गई है, जहां मुख्यमंत्री जी जाते हैं, अधिकारी कह रहे हैं कि 9 बजे से जब 6 बजे तक मेरा अटेंडेंस लिया जाएगा तो मैं फील्ड में काम क्या करूंगा। और धीरे धीरे सभी मंत्री अटेंडेंस लेने लगे, जिला स्तर पे भी और राज्य स्तर पे। उन्होंने कह दिया कि भाई मुझे काम नहीं करना, लो बच्चों की तरह मेरा अटेंडेंस ही ले लो। और सचिवालय में जो कर्मचारी हो कहा मुझे ओवर टाइम चाहिए। नहीं, जब आपको लगता है कि इस तरह का अधिकारियों पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, फिर तो परिवर्तन भी कुछ दिखना चाहिए। रतन मणि लाल जी, परिवर्तन तो अभी तक कुछ ऐसा दिख नहीं रहा। मैं तो कह रहा हूं कि दिखाई, हाथी के दांत दिखाने और खाने के अलग अलग है। ठीक है, रतन मणि लाल जी। रतन मणि जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जो स्थिति है उस तक सीमित रख के देखते हैं जी। और अपराध जिस तरह से बढ़े हैं और उस पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है, अगर केवल उसके ऊपर फोकस किया जाए तो मुझे लगता है कि जैसे पिछले 2 महीने में या करीब 1.5 महीने में जैसे स्थितियां बिगड़ी हैं, वो सरकार के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इससे बड़ी चुनौती किसी भी नए मुख्यमंत्री के सामने नहीं हो सकती कि जब उन्होंने सरकार बनाई थी तब उनको तमाम तरह के रिएक्शंस मिले, उनके कुछ कदमों की तारीफ की गई, विपक्षी दलों ने भी कहा कि ठीक है, शुरुआत अच्छी है, उनको हम कुछ समय देंगे, लेकिन उसके ठीक बाद अगर स्थितियां बिगड़ती हैं और यहाँ तक कि जो लोग सरकार के समर्थक थे वो भी इस सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि सरकार के हाथ से या रूलिंग पार्टी के हाथ से स्थिति फिसलती हुई नजर आ रही है। तो मैं समझता हूँ किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के लिए इससे बड़ा चैलेंज और चुनौती कोई नहीं हो सकती कि नई सरकार बनी है और 3 महीने से भी कम समय में ये कहना शुरू कर दे लोग कि हमें भरोसा नहीं है, हमें कानून व्यवस्था पे भरोसा नहीं है, हमें सिस्टम पे भरोसा नहीं है। तो अगर उस चुनौती को मुख्यमंत्री और उनके प्रशासन ने इस समय एक्सेप्ट किया है, उसको माना है कि हाँ ये चुनौती है, तो मुझे लगता है ठीक है, यही शुरुआत से ही जो चीजें बिगड़ चुकी हैं उनको ठीक करना पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। जो नए काम शुरू करने हैं, जो नए नीतियां हैं, जो नए कदम उठाने हैं, वो वेट कर सकते हैं, लेकिन पिछले 2 महीने में जो चीजें जिस तरह से बिगड़ी हैं उनको ठीक करना पहले जरूरी है। और जहां तक आपने कहा अधिकारियों पे दबाव बनाने की बात, तो देखिए सरकारी कर्मचारियों को और सरकारी दफ्तरों में कैसे काम होता है ये हमसे आपसे छिपा हुआ नहीं है। चाहे कोई भी सरकारें आए या जाएं, दफ्तर में लोगों का आना, वहां बैठना, अगर वो पूरे दिन बैठे रहते हैं तो कितना काम करते हैं, अगर वो नहीं बैठते हैं, फील्ड का नाम लेके बाहर चले जाते हैं तो कितना काम करते हैं, ये सब बातें सिर्फ कहने के लिए हैं। जो महीने के या 6 महीने के अंत में जो उनके काम का आप रिपोर्ट कार्ड देखते हैं तब समझ में आता है कि इन्होंने क्या काम किया, और साल के अंत में पता चलता है कि किसी विभाग में या किसी भी डिपार्टमेंट में या डायरेक्टरेट में जो काम होना चाहिए था उसका आधा भी नहीं हुआ, जबकि सारे आदमी कहेंगे कि हम तो काम कर रहे थे या हम फील्ड पे गए थे। तो अधिकारियों पे बिना दबाव बनाए तो देखिए काम होता नहीं। उनको चाहे वो पंक्चुअलिटी हो, चाहे वो टारगेट दे के उनसे उस टारगेट पे काम कराने की एक पद्धति निकाली जाए, चाहे उनको पनिशमेंट और इंसेंटिव का एक कॉम्बिनेशन दिया जाए, बिना इन सारे प्रयासों के सरकारी दफ्तरों से, सरकारी सिस्टम से काम होता नहीं है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि ये सब बातें सेकेंडरी हैं। इस समय पिछले 1 महीने में जो नुकसान हो चुका है सरकार की छवि का, लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट पे, अपराध नियंत्रण के फ्रंट पे, उसको कंट्रोल करना सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। और जो भी विकास के काम डिरेल हो चुके हैं उनको दोबारा पटरी पे लाए जाने की कोशिश होनी चाहिए। ठीक है डॉक्टर चंद्रमोहन, ये कोशिशें कैसे रंग लाएंगी? कुछ खाका अब तक तैयार हो पाया पूरी तरह से? नहीं, खाका तैयार हुआ है और पूरी तरीके से तैयार हो रहा है। और जो बात सुझाव के रूप में आ रही है उन सब सुझावों को माना जा रहा है। पहली बार उत्तर प्रदेश में एडीजे की एक पोस्ट क्रिएट की गई और उस पोस्ट में मेरठ में, आगरा में, कानपुर में सभी जगह नियुक्तियां हुई अधिकारियों की। और एक सक्षम अधिकारियों के द्वारा, क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है अपना, 75 जिले हैं, उनको एक बांट कर और वहां पर काम शुरू हो चुका है। लगातार यहाँ की जो स्थितियां हैं उत्तर प्रदेश की, उन स्थितियों पर नियंत्रण किया जा रहा है। आप देखो कल जिस तरीके से जो सहारनपुर में जहर घोलने का काम जिस व्यक्ति ने किया और जिस संस्था ने जहर घोलने का काम किया, उसके बचाव में जब कांग्रेस पार्टी आती है तो ये कितनी बड़ी शर्म की बात होती है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस का हाथ अराजकता का साथ, और वो क्या भाषा बोल रहे हैं। आप इमरान मसूद जो कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं,
टीम राहुल के अभिन्न अंग हैं, वो क्या भाषा बोल रहे हैं। उनका पूरा बयान अगर कोई कह दे कि उत्तर प्रदेश में अमन चैन लाने के लिए है तो हमें बता दें। यहाँ आदरणीय रतनमणि लाल जी हैं, बनर्जी जी हैं और दीक्षित जी हैं। कैप्टन साहब, मैं सबसे पूछ रहा हूं कि जो बयान दिया है उन्होंने, वो बयान क्या है? आप देखो, एक और सहारनपुर के लोग, मैं आपसे पूछना चाहता हूं एपीएन के माध्यम से कि सहारनपुर में एक गांव में घटना होती है रतनमणि लाल जी, लेकिन वो एक गांव की घटना पूरे प्रदेश की घटना नहीं बनती है। हमने देखा है कि खेत की मेड़ तक दंगे पहुंचे इस प्रदेश में, वो भी दो युवकों की हत्या से शुरू हुआ था, लेकिन सेना नहीं बुलानी पड़ी आज सहारनपुर में। आज उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उसको पूरी तरीके से नियंत्रित किया है। और अपराधी को खोज के कहां से लाई है उत्तर प्रदेश की पुलिस? नहीं तो आपको लग रहा है कि क्या माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है? हर हालत में कोशिश की जा रही है। जिन लोगों की दुकानें बंद हो गई हैं, अवैध कारोबार बंद हो गए, अवैध बालू खनन से लेकर अवैध जितने प्रकार के अवैध कारोबार थे उत्तर प्रदेश में, अवैध कारोबारों में लगी हुई जमात उत्तर प्रदेश में अराजकता पैदा करने का काम कर रही है। मैं पूछ रहा हूं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई तो होनी चाहिए ना फिर। ये तो जिम्मेदारी है, जब आप लोग इस बात को समझते हैं, पहचान रहे हैं कि कौन है जो माहौल बिगाड़ रहा है, कार्रवाई कीजिए। आपको अच्छा जी, मैं एक उदाहरण दूंगा। एटा है, एटा में रमेश यादव समाजवादी पार्टी के विधान परिषद के सदस्य हैं। रतनमणि लाल जी को वो प्रसंग याद आ रहा होगा। आज विधान परिषद में वो सभापति भी हैं। उनके भतीजे ने थाने में घुसकर पुलिसकर्मी के साथ अभद्रता की। अखिलेश जी ने बयान क्यों नहीं दिया? हमने क्या किया? उत्तर प्रदेश की पुलिस ने क्या किया? उसको थाने में उसको जेल में ठूस दिया। उत्तर प्रदेश में, इसी उत्तर प्रदेश में नरेंद्र भाटी क्या कर रहे थे? दुर्गा नागपाल का अपमान। इस उत्तर प्रदेश में रामेश्वर यादव क्या कर रहे थे? इस उत्तर प्रदेश में चंद्रपाल यादव क्या कर रहे थे? इस उत्तर प्रदेश को अराजकता में झोंकने का काम कौन कर रहा था? नहीं तो भाटी जी एक सीधा जवाब दे देंगे कि जनता ने जवाब दे दिया है, अब आप क्या कर रहे हैं? जनता ने जवाब दे दिया है। हमको जो व्यवस्था मिली है हम जानते हैं। देखिए, यहाँ पर हम अपने जिम्मेदारी से नहीं बच रहे हैं, हम जिम्मेदारी से नहीं बच रहे, हम जिम्मेदारी पूर्वक निर्वाह। हमारा उत्तर प्रदेश में बढ़ते हुए अपराधों पे तो एक शब्द भी नहीं बोला। राजकुमार जी, हमने संकल्प लिया है, हमने संकल्प लिया है उत्तर प्रदेश में अमन चैन कायम करने का। वो संकल्प ही दिखाई नहीं दे रहा। और अवैध, अरे संकल्प दिखाई दे रहा है, अपराधियों का मुंह तोड़ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। हमने रमेश यादव के भतीजे को जेल भेजा है, घूम रहे हैं। हमने रमेश यादव के भतीजे को जेल भेजा है। और भारतीय जनता पार्टी के 50 लोगों ने बदमाशी की, उनमें से तो कोई नहीं भेजा जाएगा। आलोचना करते आप, कहिए आप क्या कह रहे हैं अभी कि वहां एक अब नक्सलवाद से संबंध नहीं है? क्या नहीं है? आप बताओ। नहीं डॉक्टर चंद्रमोहन जी, सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं, आपने तमाम नाम गिनवा दिए। डॉक्टर चंद्रमोहन, भीम आर्मी के अकाउंट में इतने पैसे आते हैं, शर्म की बात नहीं है? ये घटिया राजनीति है। पैसे देने वाले कौन है? बजरंग दल के। डॉक्टर चंद्रमोहन, अगर इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं, अगर इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं, प्रदेश के माहौल को बिगाड़ने का काम हो रहा है, तो ये सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है। आज हमारी उपलब्धि है, आप कार्रवाई कीजिए ना सर। अच्छा जी, उपलब्धि है कि सहारनपुर की घटना को हमने बढ़ने नहीं दिया। ये हमारी उपलब्धि है, हमारी उपलब्धि है सर। जो विधायक, मुजफ्फरनगर में जो पार्टी के विधायक सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, डॉक्टर चंद्रमोहन, उनके खिलाफ भी तो एक्शन होना चाहिए। देखिए हजरतगंज में घटना हुई, जेल भेजा है, किसी को भी कानून हाथ में लेने की छूट नहीं है इस सरकार में। नहीं, किसे जेल भेजा गया ये बताइए? एक शख्स गिरफ्तार हुआ था, विधायक महोदय। अरे वो भेजा है। अरे मैं आपसे कहूंगा, अच्छा जी, आपका पूरा सम्मान है, आपके सारे सुझावों का सम्मान है, लेकिन विश्लेषण बारीक कीजिएगा, आधी घटना मत दिखाइए। अच्छा जी, ये आपको हल्के से धमकी दे रहे हैं? मैं धमकी नहीं दे रहा, यही सरकार का एजेंडा है। सर, इस मुगालते में कोई सियासी दल ना रहे, इस मुगालते में ना रहे। चौथा स्तंभ बहुत मजबूत है कि आप विश्लेषण ऐसे करिए, ऐसे विश्लेषण करिए,
आप इमरान, ये लोग अंबेडकर की मूर्ति तोड़ रहे हैं, अंबेडकर, राणा प्रताप की मूर्ति टूट रही है, हमारे यहाँ राजीव गांधी की मूर्ति तोड़ दी गई, सोनभद्र में महिलाएं नंगा प्रदर्शन कर रही है थानों में, गोरखपुर की एक घटना है। ठीक है सिद्धार्थ जी, मैं आपके पास आऊंगा, पहले बात पूरी कर लेने दीजिए। इन पर मैं कुछ नहीं है। बहुत देर से मैं पूछा, ये धमकी देने लगे इसलिए मुझे बोलना पड़ा, ये बहस को ट्रेल कर रहे हैं। ये धमकी देने लगे। नहीं डॉक्टर चंद्रमोहन जी, आप बताइए, आपकी पार्टी के एक विधायक, बताएंगे आपकी पार्टी की एक विधायक डीआरएम मुगलसराय को धमकाती सोनकर के बारे में नहीं बात करेंगे, औकात में रहने की सीख देती हैं, उन पर आपने क्या कार्रवाई कर दी? मेरठ में आपकी पार्टी के एक नेता पर आरोप लगता है, पुलिस की वर्दी खींचने तक के आरोप लगते हैं, आपने क्या कार्रवाई कर दी? आपके एक विधायक ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर को थप्पड़ जड़ देते हैं, हवलदार के साथ मारपीट करते हैं, आप कह रहे कार्रवाई करूंगा। अच्छा जी, मेरठ हो कोई भी हो, कानून हाथ में लेने की किसी में नहीं है। यहाँ कोई नरेंद्र भाटी नहीं है, यहाँ कोई रामेश्वर यादव नहीं है, यहाँ कोई चंद्रपाल यादव नहीं है, यहाँ कोई रमेश यादव का भतीजा नहीं है, सबने देखा है। क्या नहीं हो रहा था? अपने एक पार्टी के नेता पर जिस पर कार्रवाई की हो, एक नाम बता दीजिए। कई नाम आपसे पूछ रहा हूँ, जियाउल हक आपकी सरकार को तकरीबन 2.5 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। बताओ, 3 महीने पूरे होने पर 100 दिन के बाद आप लोगों को रिपोर्ट कार्ड भी जनता के सामने पेश करना है। डॉक्टर चंद्रमोहन, मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए। किसी पत्रकार की हत्या हुई है क्या? सर, मेरी एक बात का जवाब दे दीजिए। योगी जी ने कहा था कि हम 100 दिन के बाद, सर सवाल तो सुन लीजिए डॉक्टर चंद्रमोहन जी, सवाल तो सुन लीजिए। योगी जी ने कहा था कि हम जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे 100 दिन के बाद। 100 दिन बेहद नजदीक है। आपके पास उपलब्धि के नाम पर पिछले ये 2.5 पौने 3 महीने में क्या है? जनता के बीच में क्या जवाब देंगे कि हमने ये उपलब्धियां हासिल की इतने कम वक्त में? हम जब 100 दिन पूरे होंगे, 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड मांगेंगे। हम हर पल का रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं, हम हर पल का रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं। अच्छा जी, हम पेश कर रहे हैं कि हमने अवैध कारोबारों को रोका है, हमने उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार को तोड़ा है, हमने उत्तर प्रदेश में आज पब्लिक का ऑर्डर कायम किया है। आज उत्तर प्रदेश में पुलिस नहीं पिट रही है, पुलिस पे हमले नहीं हो रहे हैं, किसी जियाउल हक को अपने प्राणों की आहुति नहीं देनी पड़ रही है, किसी मनोज मिश्रा को अपने प्राणों की आहुति नहीं देनी पड़ रही है। सहारनपुर में एसएसपी के साथ क्या हुआ? जवाहरबाग कांड नहीं हो रहा है, पूछ लीजिए। आज कोई जवाहरबाग कांड नहीं हो रहा है। अच्छा जी, पूछ लीजिए। ठीक है सिद्धार्थ जी, मैं आपके पास सहारनपुर पूछ लीजिए। अरे भाई, आपके पास इमरान मसूद पे बोलो। आप ही से कह रहा हूँ, सवाल पूछ लीजिए। इमरान मसूद पर बोलो ना। इमरान चिल्ला रहे हैं बेचारे। जिस पार्टी में इमरान मसूद हो, उसमें देखो ये राजनीति कर रहे हैं, ये हत्या की राजनीति करने वाले लोग, ये विभाजन की राजनीति करने ये भी वाले पूछ लोग। लीजिए। सीएम साहब हजरतगंज गए थे कोतवाली देखने और रात में एसएचओ की गाड़ी चोरी हो गई, क्या वो पकड़ गया? क्या अपराधी अपराधी पकड़ा गया? इन पर नहीं, आप बताओ ना भैया। ठीक है, हम अपने मुद्दे पर सुनिए सिद्धार्थ श्रीवास्तव जी और डॉक्टर चंद्रमोहन जी। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आखिर सरकार किस दिशा में काम कर रही है। आम जनता को भी पता चलना चाहिए कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर हमारी सरकार की क्या सोच है और किस रास्ते पर आगे बढ़ रही है, क्योंकि कानून व्यवस्था को पटरी पर लाना बेहद जरूरी है। एल बनर्जी जी, जो भी अभी तक उपाय सरकार की तरफ से किए गए हैं, चेतावनी कई बार खुले मन से मुख्यमंत्री जी की तरफ से दी गई है, क्या वजह आप देखते हैं कि आपराधिक तत्वों के हौसले बुलंद हैं? क्या किसी की शय मिल रही है, जिसका इशारा डॉक्टर चंद्रमोहन कर रहे हैं? देखिए, चूंकि मैं अभी सेवा में नहीं हूं और मेरे पास कोई आधिकारिक रूप से सूचना नहीं है कि कोई ऐसा आदमी वो पीछे से शह दे रहा हो, इसलिए मैं इस संबंध में कुछ नहीं कह सकता हूं। इसकी जानकारी, अगर ऐसी बात है तो इसकी जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी को अवश्य होगी, क्योंकि इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा अमला हमारे यहाँ है जो कि इन सब चीजों को ढूंढता रहता है। इसके बाद पुलिस भी है, उनको भी मालूम होना चाहिए, मगर ऐसी कोई बात किसी ने अभी तक कही नहीं है। राजनीतिक बातचीत ये जरूर होती है, परंतु ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई डिसग्रंटेड एलिमेंट या कोई इसको शह दे रहा हो। मुझे नहीं लगता ऐसी बात नहीं है। ये सवाल इसलिए भी था, भीम आर्मी को लेकर जिस तरह के सवाल उठाए गए हैं कि क्या सहारनपुर में जो जाति हिंसा हुई थी उसको भड़काने की कोशिश की गई थी, ये तमाम चीजें सामने हैं, आरोपी भी गिरफ्तार हुआ है। देखिए, सहारनपुर में जो घटना है उस संबंध में आप ही के चैनल पे मैं 2 बार इस संबंध में बोल चुका हूं। मैंने ये कहा है कि सहारनपुर की घटना जो है उसकी हैंडलिंग ठीक नहीं हुई है। 20 अप्रैल को एक घटना होती है, पुनः उसकी पुनरावृत्ति उसके कुछ दिन बाद होती है, फिर मई 2 तारीख को होती है, फिर मई 9 तारीख को होती है, फिर 23 तारीख को होती है।
जब एक बार एक घटना हो सकती है, हम ये मान सकते हैं प्रशासन में कि एक बार एक बड़ी घटना हो सकती है, मगर उसकी पुनरावृत्ति बार बार हो, यह वहां की कमजोरी है। और इसके लिए वहां के डीएम एसपी को तो मुख्यमंत्री जी ने सस्पेंड कर ही दिया है और वहां पर जांच कमेटी भी होगी, वो पता लगाएगी कि क्या कमियां थी क्या नहीं थी और उसको पूरे प्रदेश में लागू किया जाए कि वो दोबारा ना हो। मगर वहां पे हर हालत में हम ये मानने को तैयार हैं कि वो थी। अच्छा, जहां तक भीम आर्मी के बारे में है, जो मैंने पढ़ा है और जो अखबारों से देखा है और जो सोशल मीडिया से देखा है, उससे मैं ये इस स्पष्ट नतीजे पे पहुंचा कि भीम आर्मी कोई नई चीज नहीं है। ये पिछले 2-3 साल से वहां पे ऑपरेट कर रहा है। चंद्रशेखर ने जो अपना गांव है उसका नामकरण एक विभिन्न तरीके से करीब आज से 3 साल पहले कर रखा है और उसने जो नामकरण कर रखा है, जो नाम पट्टिका वहां लगा रखी है, वह स्वतः अपने में एक विरोध का कारण है, जिसके चलते कि वहां पर बड़ी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। इन सब चीजों को ख्याल में रखते हुए वहां के प्रशासन को काम करना चाहिए था, मगर वो 4 बार हुई है। मगर ये कहना कि कोई आदमी पीछे से शह दे के इसको बार बार करवा रहा है, मुझे इसमें दम नहीं प्रतीत होता। ठीक है, कैप्टन द्विवेदी साहब, आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं। ताबड़तोड़ तबादले हुए हैं, इन तबादलों के बाद कम से कम कानून व्यवस्था में थोड़ा सुधार तो दिखना चाहिए था। सीतापुर में 13 मर्डर हो जाता है, कई जगह हत्या लूट की वारदातें सामने आती हैं, तो इस पर तो थोड़ी लगाम लगनी चाहिए थी ना। जी हाँ, इस पॉइंट को हम लोगों ने आपके चैनल पर यहीं पर डिस्कस किया था और ये कहा था कि जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं तय करेगी सरकार ग्राउंड लेवल पर और सुपरवाइजरी लेवल पर, तब तक इस प्रकार की घटनाओं में लगाम लगना पॉसिबल नहीं है और इसीलिए इनका रिपीटिशन हो रहा है। अब कदाचित माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस संबंध में कुछ सोचा है और कल उसी की परिणति हो रही है कि पहली समीक्षा बैठक हो रही है। हो सकता है कि एक क्लियर मैंडेट जिला के लोगों को, डीआईजी, आईजी, एडिशनल डीजी को दिया जाए कि भाई अगर किसी भी क्षेत्र में कोई घटना होगी तो इसमें आपकी जिम्मेदारी तय होगी और घटनाओं पर हर प्रकार से नियंत्रण लगना चाहिए। और इस प्रदेश में ये चीज हो चुकी है पास्ट में कि घटनाएं हुई हैं, लेकिन उसके बाद इस कदर नियंत्रण हुआ कि वास्तव में बदमाश जो है इलाका छोड़ के भाग गए थे। कदाचित कल माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा अगर स्पष्ट रही तो निश्चित रूप से इस पर लगाम लगेगी, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके साथ में ही उनको ये भी करना पड़ेगा कि एक मैंडेट अपने लोगों को भी देना पड़ेगा कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में जिला प्रशासन का सहयोग प्रदान करें हर लेवल पे। और जैसी घटनाएं, चाहे वो सहारनपुर रहा हो, चाहे वो बाराबंकी रहा हो, चाहे वो लखनऊ के ट्रैफिक पुलिस की घटना रही हो, इस प्रकार की घटनाओं में इंडल्ज ना करें और अपना संयम बनाए रखें, जिससे पुलिस डिमोरलाइज न हो और पूरे दमखम के साथ अपना काम। इसीलिए हमने इस मसले को भी उठाया है कि अपनों पर भी थोड़ी लगाम तो कसनी पड़ेगी अगर कोई कानून के साथ खिलवाड़ करता है। सिद्धार्थपुर श्रीवास्तव जी, मुख्यमंत्री ने यह साफ निर्देशित किया है, एक सरकार की भूमिका आप किस नजरिए के साथ देखते हैं जब वो खुले मन से ताकीद करते हैं, चाहे वो कोई भी हो जो कानून के साथ खिलवाड़ करेगा उससे बख्शा नहीं जाएगा, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी। सरकार से क्या और उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री खुद लाठी डंडा लेकर सड़क पर उतरे तभी स्थिति काबू में आएगी? नहीं, ये बोल के धनी है मुख्यमंत्री जी, बहुत बोल के धनी हैं। ऐसे ऐसे शब्दों का बाण पहले ही चला दिए कि अब बचा ही नहीं इनके पास कि उनकी अपील अपराधी डरे उससे, और जिनसे इनको काम लेना था उनको ताश के पत्ते इस तरह फेंट चुके हैं कि कोई मतलब नहीं। अभी हमारे भाजपा के मित्र कह रहे हैं सहारनपुर की घटना, भाजपा का सांसद, भाजपा के कार्यकर्ता किस तरह से जुलूस निकाल के सहारनपुर में टांडो किए, उस पर कोई चर्चा नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं, कोई बात नहीं। ऐसे ही घटना गोरक्षा के नाम पर, एंटी रोमियो के नाम पर जगह जगह पर हमारी बहू बेटियों के साथ पीटा गया, मारा गया, इतना रेप बढ़ गया जो अखिलेश के 5 साल में रेप नहीं बढ़ा होगा, वो 2.5 महीने में रेप बढ़ गए, डकैती बढ़ गई, लूट बढ़ गए और घुस करके लोग मार करके पैसा लेके चले जा रहे हैं। कहीं कोई कंट्रोल इसीलिए नहीं हो पा रहा है। और 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए कि योगी जी संत हैं, ये बहुत कुछ हो सकता न जानते हो, 2 अनुभव वालों को ले आया जाए यहाँ पर। एक इलाहाबाद के अपराध से जानने वाले अध्यक्ष जी थे, हो सकता वो भी अपराध में नियंत्रण कर सकते थे, बेचारे वो भी नहीं कर पाए। और लखनऊ के
मेयर साहब बहुत सीधे साधे, सोचा कि इससे भी कुछ रास्ता बन सकता, नहीं बना। तो मुख्यमंत्री, 2 डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सेंट्रल का इसी लखनऊ के रहने वाले लोग हैं, और उसके बाद नियंत्रण नहीं रहा। क्यों नहीं? 325 एमपी हैं, एमएलए हैं इनके, 73 एमपी हैं। अरे यही लोग कंट्रोल कर देते, पुलिस का काम है, नहीं होता। लेकिन इन्हीं के गुर्गे जब निकल करके छीना झपटी कर रहे हैं, मार पीट कर रहे हैं, लोगों को खुद ही कानून बना करके सजा दे रहे हैं, और मूक दर्शक मुख्यमंत्री बैठा हुआ है, तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाले अधिकारी क्या करेंगे? नहीं सिद्धार्थ उनको तो जवाबदेही चाहिए। अगर आपकी पार्टी का कोई विधायक, अगर आपकी पार्टी का कोई विधायक कहता है कि जाओ थाने में आग लगा दो, ये भी ठीक है? सिर्फ विरोध के लिए राजनीति? पुराना रिकॉर्ड निकालिए। मैं जब मैं अच्छा जी कह रहा था कि इनको ये आंख मिचौली कानून से खेले हैं, तो आप सांप्रदायिक उन्माद में जाइए, योगी जी के स्पीच को सुनिए, पीछे दिखाइए अरकाई से कि क्या कहते थे कि यहाँ पे जाओ ये करके आओ, यहाँ पे जाओ वो करके आओ। और हम लोग गोरखपुर से हैं, हम लोग जानते हैं इस चीज को। और एल बनर्जी साहब भी गोरखपुर में रहे हैं एसपी, इनको भी पता है गोरखपुर का सिनेरियो क्या है, किस तरह के बदमाश वहां होते थे। लेकिन इस तरह से खुलेआम नहीं घूमते थे। इन लोगों ने भी लॉ एंड ऑर्डर भी बहादुर सिंह जी में कंट्रोल किया था। तमाम अपराधी प्रवृत्ति के लोग जो सदनों में आए, उनको भी इन लोगों ने पानी पिलाने का काम किया था। लेकिन कभी इन लोगों ने नहीं कहा कि तुम जिला बदर हो जाओ। योगी जी तो कहे हैं कि आप प्रदेश छोड़ दो यदि कानून अपराध नहीं छोड़ोगे। और लखनऊ में बैठ के वो अपराधी जो गांव में थे, वो लखनऊ में राजधानी में आ गए हैं। आप किसी भी चौराहे पे जाके देख लीजिए, पगड़ी बंधी हुई है, दाढ़ी बढ़ी हुई है, और हाथ में कड़ा पहने हुए। चलिए, कम से कम ये पहचान भी आपने बता दी, कैसे पहचान की जाए। रतन मणिलाल जी, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? क्योंकि परिस्थितियां थोड़ी सी विकराल है कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, क्योंकि जो हनक जो इकबाल सरकार का दिखना चाहिए था वो दिख नहीं रहा है। जैसा हमने लगातार चर्चा भी की है कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कि तमाम तरह की कमियां भी हैं, जिन कमियों को दूर करना भी बेहद जरूरी होगा। लेकिन जो मौजूदा हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं, जो हमारे पास प्रशासन में अधिकारी हैं, पुलिस महकमे में जो कर्मचारी हैं, उनके लिहाज से कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने में क्या वो कदम है जो सबसे पहले उठाने चाहिए सरकार को, जो शायद अब तक नहीं उठाए गए? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि चूंकि पूरे प्रदेश में पुलिस फोर्स की कमी है, ये बात हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जितनी रिक्वायरमेंट है, जितनी पोस्ट खाली हैं, उसके हिसाब से हमारे यहाँ पुलिसकर्मी कम है, चाहे वो सिविल पुलिस में हो, आर्म पुलिस में हो, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस में हो या होम गार्ड्स में हो। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसको एक्नॉलेज करते हुए, इसको मानते हुए कि हाँ पुलिस की कमी है, हमें जो उपलब्ध पुलिसकर्मी हैं उनका रीडिप्लॉयमेंट करना चाहिए। क्योंकि आज की तारीख में जो पुलिसकर्मी पर्सनल सुरक्षा में, वीआईपी ड्यूटी में या सिक्योरिटी ड्यूटी में लगे हैं, उनकी संख्या को रिव्यू करना चाहिए और उनको सीधे सीधे सड़क पे लॉ एंड ऑर्डर, ट्रैफिक मैनेजमेंट और ऐसी ड्यूटीज पे लगाना चाहिए जैसे कि थाने हैं, सेंसिटिव थाने हैं, वहां पे उनकी संख्या बढ़ाई जाए, जिससे लोगों के बीच में ये तो कम से कम संकेत जाए कि हाँ पुलिस वाले उपलब्ध हैं। नंबर 2 बात ये है कि जो बड़े बड़े क्राइम्स हुए हैं पिछले करीब 2 महीनों में, जिससे कि लोगों का भरोसा थोड़ा हिल गया है पुलिस के ऊपर, उनकी जांच में तेजी लाई जानी चाहिए। स्पेशल टीम बना के, चाहे वो मथुरा का कांड हो, सीतापुर का हो, लखनऊ में ताबड़तोड़ चोरियां हो, और उनको वर्कआउट करके उनके पीछे जो भी लोग हों, चाहे उनके पीछे राजनीतिक प्रश्रय देने वाले लोग हों या रिटायर्ड पुलिस के कांस्टेबल हों, कोई भी हो सकता है, इस तरह के लोगों को पकड़ के और उनको सजा देने के काम में तेजी लाई जानी चाहिए। और तीसरा काम यह है कि रूलिंग पार्टी को एक बहुत ही सीधा संकेत देना चाहिए, संदेश देना चाहिए कि वो किसी को भी इस मामले में बख्शेगी नहीं। देखिए, ये हम लोग बार बार ये बात कर रहे हैं कि पॉलिटिकल संरक्षण जिन लोगों का है वो छूट जाते हैं। पिछली सरकारों में भी ऐसा होता था, इस बार भी अगर ऐसा ही हो रहा है तो स्थिति कहां से बदलेगी? तो जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के ये हमारे प्रतिनिधि कह रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री ने अपने ही लोगों को, अपने विधायकों को और अपने कार्यकर्ताओं को कहा है कि वो संभल के रहें, तो ये बात दिखनी चाहिए कि वो कार्यकर्ता जो कानून हाथ में लेता है उसको सजा मिले, उसको पार्टी से निलंबित किया जाए और उसको सख्ती से ये बताया जाए कि तुम्हारी पार्टी पावर में है। इसका ये मतलब नहीं कि तुम मनमानी। यानी आप मैसेज की बात कर रहे हैं कि कुछ इस तरह के मैसेज भी उठाए जाए तो जाने चाहिए ताकि लोगों में भरोसा बढ़े कि कानून का राज कायम होगा। सरकार इस तरफ गंभीरता से
विचार भी कर रही है और काम भी कर रही है। राजकुमार भाटी, कुछ आप सलाह देना चाहेंगे? पिछले 5 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों को भी रहा है उत्तर प्रदेश में सरकार चलाने का, आप लोगों को भी पता है कि कानून व्यवस्था के मोर्चे पर कहां पर दिक्कत ज्यादा आती है। कुछ सुझाव डॉक्टर चंद्रमोहन को देना चाहें? नहीं, सुझाव आप पूरे दौरे में, पता नहीं मुझे इस दौर में कैसे भूल गए। चंद्रमोहन जी के बाद मुझे बुलवाना था आपको। नहीं, पूरा मौका है, आप अपनी बात रखिए। उन्होंने 2 बातें कही। एक तो विरोधी पार्टियों पर आरोप लगाए कि अपराध उनकी वजह से बढ़ रहे हैं। दूसरे उन्होंने कहा कि हमारे शासन में पुलिस नहीं पिटती है, पुलिस के ऊपर कोई हमला नहीं हुआ। 80 दिन की सरकार में 50 बार पुलिस पिट चुकी है। सहारनपुर में पुलिस पिटी, मुजफ्फरनगर में पुलिस पिटी, आगरा में पुलिस पिटी, गोरखपुर में इनके विधायक ने एक IPS अधिकारी को, महिला अधिकारी को सार्वजनिक रूप से इतना प्रताड़ित किया कि वो रोने लगी, और थाने में जा जाकर अपराधियों को छुड़ा के ला रहे हैं इनके कार्यकर्ता। उनके खिलाफ मुकदमे तक हुए हैं। आगरा में इनका जिलाध्यक्ष सोनू चौहान, भारतीय जनता युवा मोर्चा का, वो ऑन कैमरा कहता है कि पुलिस वालों के मुंह में, हलक में डंडा डाल के जय श्री राम बुलवा लेंगे उनसे। ये कह रहे हैं कानून का राज है। आज उत्तर प्रदेश के हालात इतने खराब हो चुके हैं कि हर 1.5 घंटे में एक लूट उत्तर प्रदेश में हो रही है। हर 1.5 घंटे में, हर 2 घंटे में एक मर्डर हो जाता है, हर 2 घंटे में रेप हो जाता है। और रेप पीड़िताओं की ये हालत है कि अपराध तो पहले भी होते थे, हम ये नहीं कह रहे कि अपराध अभी हुए हैं, लेकिन अपराध दुगने हो गए हैं। हमारे शासन में भी अगर किसी महिला के साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ, कोई रेप वगैरह, मर्डर वगैरह की कार्रवाई हुई, तो सरकार उनके साथ जरूर खड़ी होती थी, उनके आंसू पहुंचती थी, कुछ उन्हें मुआवजा देती थी। इनके शासन में यह हालत है कि जेवर की रेप पीड़िताओं ने आत्मदाह का प्रयास किया, आत्महत्या की कोशिश की, और वो लगातार धरना दे रहे हैं। पुलिस उनकी सुनने तक को तैयार नहीं है। 1.25 घंटे बाद मौके पर पुलिस पहुंची, किसी एक सिपाही के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। यही हाल सीतापुर का है। सीतापुर में बहुत नजदीक में थाना था, 3 मर्डर घर के सामने हो गए, माता पिता को मार दिया गया, उनके बच्चे को मार दिया गया, और आधे घंटे बाद पुलिस पहुंची, किसी सिपाही के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। ये जो, जब शासन की धमक नहीं होगी, शासन का इकबाल नहीं होगा, तो पुलिस काम नहीं करती है। पुलिस को तो आप जो प्राथमिकता देंगे, शासन की प्राथमिकताएं अलग हैं। आप फोन करिए कि यहाँ पे गाय की एक टांग कटी हुई पड़ी है, 5 मिनट में पुलिस पहुंच जाती है। आप पुलिस फोन करिए, आदमी मार दिया, गोली मार दी है, 2 घंटे तक पुलिस नहीं पहुंचती है। जब इनकी प्राथमिकताएं अलग हैं। इन्होंने शासन में, सरकार में बैठते योगी जी ने शुरू में रोमियो स्क्वाड बना दिए, लड़के लड़कियों के पीछे पुलिस लगा दी। बहन भाई को पकड़ के मेरठ में अपमानित किया गया। लड़के लड़कियां मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं, दोस्त हैं, उन्हें पकड़ पकड़ के अपमानित किया गया, मुर्गा बनाया गया, उठक बैठक लगवाई गई। जब इनकी प्राथमिक, ये लव जिहाद के खिलाफ आंदोलन चला, लव जिहाद के खिलाफ इनकी शक्ति है, पुलिस की शक्ति है। अपराध के खिलाफ कोई शक्ति नहीं है। खुलेआम लूट हो रही है, मर्डर हो रहे हैं, रोज हत्याएं हो रही हैं। अभी आपने मैनपुरी की घटना सुनी, कल वहां पे एक ज्वेलर की हत्या कर दी कि उससे ज्वेलरी लूट ली गई। तो कोई घटना नहीं रुक रही है, कोई अपराध नहीं रुक रहे हैं, और ये इसलिए नहीं रुक रहे हैं कि सरकार की प्राथमिकता में नहीं है अपराध रोकना। ठीक है डॉक्टर चंद्रमोहन जी, क्या जवाब देंगे जो प्राथमिकताएं बता रहे हैं? हालांकि हमने तो भाटी जी से कहा कि अगर सुझाव कुछ देना चाहें कि कानून व्यवस्था कैसे बेहतर हो, उन्होंने सुझाव तो शायद अभी नहीं दिया है कि भाटी जी को जो बोलना था वो उन्होंने बोला है। अगर मैं तो, हम तो हमारे एक भी शब्द गलत बोला होता आप बता दीजिए, कोई घटना गलत बताई हो। नहीं, अरे अगर पुलिस न पिटी हो जहां जहां मैंने बताई है, अगर घटना न हुई हो तो आप बता दीजिए। आप अपनी बात कह चुके हैं, आप अपनी बात कह नहीं, आप राजनीतिक भाषण देते हैं, इस बात का जवाब दीजिए। मैं तो आपको अपनी बात कहूंगा। मैं तो आपको अपनी, मैं आपकी, आप क्या आप जिस जो नाम आप ले रहे हैं कि आगरा में भाजपा युवा का जिलाध्यक्ष, उस नाम का कोई कार्यकर्ता ही नहीं है, आप जिलाध्यक्ष बता रहे हो। तो मुकदमा दर्ज हुआ उसके खिलाफ थाने में, अपनी बात कहनी है थाने में। अरे भाई साहब, आप बहस कर रहे हो, आपको मेरी पार्टी का मसला है, सबूत के साथ बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। अरे भाई आप राजकुमार जी मत सबूत दो। कोई चौहान वहां पर जिलाध्यक्ष नहीं है, आप क्यों बहस कर रहे हो? भारतीय जनता युवा मोर्चा का मैं झूठ बोल नहीं ना, टीवी चैनलों पे चल रहा है। डॉक्टर चंद्रमोहन जी, हम प्राथमिकताओं की बात कर रहे हैं कि सरकार की प्राथमिकता में क्या है, कानून व्यवस्था का मसला है कि नहीं? हमारी पहली प्राथमिकता, हमारा संकल्प है उत्तर प्रदेश में अमन चैन कायम करना। देखिए, आदरणीय रतनमणि लाल जी ने बहुत अच्छी बात कही कि उत्तर प्रदेश में पुलिस में एक बहुत बड़ी वैकेंसियां हैं। पिछली सरकार को जो नियुक्तियों का काम करना था वो नहीं की। पिछली सरकार ने एक काम जरूर अच्छा किया था कि उत्तर प्रदेश पुलिस में घोषित रूप से एक शैलेंद्र अग्रवाल की नियुक्ति जरूर की थी।
जो शैलेंद्र अग्रवाल थाने से लेके सभी जगह की नियुक्तियां करते थे, ये बात भारतीय जनता पार्टी का आरोप नहीं है, ये आपने और हमने इस विषय पर चर्चा की हुई है शैलेंद्र अग्रवाल पर। जब शैलेंद्र अग्रवाल जैसे लोगों ने उत्तर प्रदेश की पुलिस को जो चस्का लगाया है, आज यह कार्य पद्धति में बदलाव की बात हो रही है। अच्छा जी, ये कोई सामान्य चेंजेस नहीं है, सामान्य घटनाक्रम नहीं है, और आज हम उसमें बदलाव ला रहे हैं। आज हमने सुनिश्चित किया है कि हम उत्तर प्रदेश में जो पुलिस महकमे में रिक्त पद हैं उनको भरेंगे, ये हमारी प्राथमिकता पर है। ये क्या करते रहे, क्या तब तक जनता लुटती रहे उत्तर प्रदेश में, जब आप रिक्त पद भरेंगे तब अपराध रुकेगा। जनता नहीं लुट रही, जनता नहीं लुट रही। आज उत्तर प्रदेश में पब्लिक का ऑर्डर कायम है। आज कोई प्लॉट पे कब्जा नहीं हो रहा है, किसी की हिम्मत नहीं है कोई किसी के प्लॉट पे कब्जा कर ले। 412 लूट हुई है, जमीनों पे कब्जे नहीं हो रहे। 412 लूट अप्रैल महीने में हुई है, कांड नहीं हो रहा है। 412 लूट हुई है उत्तर प्रदेश में, कांड नहीं हो रहा है। 412 लूट, आप 412 लूट हुई है, तथ्यहीन बातें करते रहिए। और 393 रेप हुए हैं अध्यक्ष चौहान नहीं है उत्तर प्रदेश में अप्रैल में। अगर चौहान है तो आपको तो तथ्यहीन बातें करनी है, करते रहिए आप। उत्तर प्रदेश में आप पर शैलेंद्र अग्रवाल का जवाब नहीं है, जनता लुट नहीं रही है। पर इमरान डॉक्टर चंद्रमोहन जी, अब पिछले समय में क्या हुआ, अब उससे आम जनता को वास्ता नहीं है। के बारे में बता दो भाई चंद्रमोहन जी, आज की स्थिति के बारे में बता दीजिए कि आज की स्थिति में लोग कैसे खुद को सुरक्षित महसूस करें। सांसद जो जुलूस ले चला उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है? मुकदमे दर्ज हुए, किसके खिलाफ? रतन मणिलाल जी बताएंगे। आप बताइए, आप बताइए। ठीक है सर, अब ज्यादा वक्त इजाजत नहीं दे रहा है इस चर्चा को आगे बढ़ाने का, हमारी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। रतन मणिलाल जी, मैं आपसे फाइनल कमेंट आपसे जरूर लेना चाहूंगा। जो व्यवस्था परिवर्तन का जिक्र डॉक्टर चंद्रमोहन और उनकी पार्टी के दूसरे प्रवक्ता भी बार बार करते हैं कि व्यवस्थाएं हमें बुरी हालत में मिली हैं, परिवर्तन करने में वक्त मिलेगा। आप खूब परिवर्तन कीजिए, लेकिन पहले ये भरोसा दे दीजिए उत्तर प्रदेश की जनता को कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप सुरक्षित हैं। बाकी चीजें आप बाद में भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने जैसा अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि पिछले 2 महीने में जिस तरह से चीज़ों में एक लगातार बदलाव आया है और लोगों का भरोसा कम हुआ है, पहले उस भरोसे को फिर से बनाए जाने की ज़रूरत है। और हम प्रदेश के हित में तो यही कहेंगे कि भाई जिस तरह की हालत बन गई है उसमें सुधार आना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं चाहेगा। मैं समझता हूँ कि चाहे वो रूलिंग पार्टी हो, चाहे वो विपक्ष के दल हो, चाहे वो कोई भी समाज का कोई भी हिस्सा हो, कोई भी ये नहीं चाहेगा कि पूरे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर सुधारने के बजाय अराजकता फैले। तो मैं समझता हूं कि तुरंत ही कोई ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए जिससे कि लोगों का भरोसा बने, अपराध पे नियंत्रण हो। चाहे इसके लिए पुलिस को और एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी पूरी स्ट्रेटेजी बदलनी पड़े, लेकिन कुछ न कुछ काम तुरंत होना चाहिए जिसका नतीजा भी तुरंत दिखाई पड़े। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो इंतजार इसी बात को लेकर किया जा रहा है कि आखिर सरकार की तरफ से कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए जो सख्त कदम उठाने की बात बार बार कही जा रही है, वो कदम आखिर किस तरह से देखने को मिलेंगे। लोग आखिर कब तक उत्तर प्रदेश में खुद को सुरक्षित समझेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बात में कोई दो राय नहीं कि बार बार चेतावनी देते हैं, बार बार ये सबक सिखाने की बात करते हैं कि जो भी कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करेगा उसके खिलाफ सख्ती बरती जाएगी, लेकिन उसके नतीजे सार्थक कब सामने आते हैं इसके लिए अभी थोड़ा इंतजार भी करना होगा। लोकतंत्र में आज के लिए बस इतना ही।